हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स। एग्री इकोनॉमिक्स 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नेट 2012 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसकी लेक्चर सीरीज के पार्ट 3 का। पार्ट 1 में हमने 152 1 to 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 51 to 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं 101 to 150 क्वेश्चंस। उसके पहले पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन नंबर 16 लिया था, जिसमें एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, नाबार्ड, आईएमएफ एंड आरबीआई की स्थापना के वर्ष के बेस पे हमें मैच द कॉलम मैच करने थे या पेयर मैच करना था। तो इसमें जो हमने एसीबी एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का स्थापना वर्ष 1982 लिखा था, इसमें करेक्शन है, इसको सभी ध्यान देंगे। ये एपीसी का जो स्थापना वर्ष है 1965 है, जो कि सीएसीपी के रूप में 1985 में रीनेम्ड हो गया। तो ये करेक्शन था जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा गया है द पॉइंट वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम आर इक्वल टू नोन एज। क्या होता है भाई? मैक्सिमाइन एंड मिनिमैक्स आर इक्वल इज नोन एज। क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वॉन लीबेक पॉइंट, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट एंड सैडल पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी, सैडल पॉइंट। क्यों? तो गेम थ्योरी में वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं या एक दूसरे को कट करते हैं या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम या सैडल पॉइंट के रूप में गेम थ्योरी में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द 6M ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 6M क्या है? मनी, मटेरियल एंड 4 मेथड्स, मनी, मैन पावर, 3 मनी, 2 मार्केट्स एंड मैन पावर, या डी। तो इसका आंसर है डी, मनी, मार्केट, मटेरियल, मशीनरी, मेथड एंड मैन पावर। तो 6M ऑफ मैनेजमेंट, इन 6M के द्वारा हम कोई भी फर्म या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट अपने एचआर को, अपने मटेरियल मेथड्स को मेंटेन करके प्रॉफिट अर्न करती है। तो 6M इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट, और यहाँ पे y प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इनपुट ऑफ डिग्री 1 रिटर्न ऑफ स्केल क्या होगा? ठीक है, कांस्टेंट होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसे हमें रिटर्न टू स्केल से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा क्या होगा, जहाँ पे डिग्री 1 है वहां पे हमारा रिटर्न टू स्केल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इफ एक्सपोनेंट्स सम टू 1 द प्रोडक्शन फंक्शन shows द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसे हमें पता है 1 है तो क्या है भाई? कांस्टेंट है। मोर देन 1 है तो क्या है? और लेस देन 1 है तो क्या है? तो कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल बेस्ड। अगेन, जब y इक्वल्स टू 2.5x माइनस 1.5x स्क्वायर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है भाई? dy बाई dx क्या है? 0.5 माइनस 3x। तो स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन इज -3 माइनस 3x माइनस 3, 2.5 माइनस 3 एंड कोई नहीं। आंसर इज -3। कैसे है भाई? स्लोप ऑफ एमपी क्या डिनोट करता है भाई? स्लोप ऑफ एमपी को कैलकुलेट करने के लिए डी एमपी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये -3 कैसे आया? तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को हम डिरिवेट करेंगे तो एट कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू हमें जो मिलेगी वो मिलेगी हमें -3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कॉस्ट फंक्शन हैज ए fixed cost of 12 and output is 2 unit,
द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC क्या होगा। तो इसके लिए फिर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कितने यूनिट होगा। तो फॉर्मूला इज AFC क्या है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय y, और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6। तो आंसर इज 6 यूनिट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिंस टू ऑपरेट व्हेन, कब लागू होता है, जहां पे टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू राइज, total product begins to fall, marginal product begin to rise और marginal product begins to fall। तो किस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है, तो जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस टू फॉल। ठीक है, तो LDMU, DMU, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब कॉन्सेप्ट किस से रिलेट करते हैं, तो LDMU हमारा MP से रिलेट करता है। एक्सप्लेनेशन अगर हम और गौर से देखें क्या है भाई, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सेट इन व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट स्टार्ट डिक्रीजिंग इवन इफ द टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 107 में क्या पूछा है हमें, द रिसोर्स यूज इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर इज मेजर्ड बाय, किससे रिसोर्स यूज इफिशिएंसी को मेजर करते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रेशियो टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्शन इलास्टिसिटी और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें एग्रीकल्चर में जो किया जाता है वो है रेशियो टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। क्यों, रिसोर्स इफिशिएंसी क्या यूज करती है, व्हेन या डिनोट करती है व्हेन मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम रिसोर्स यूज इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टू मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट 108, फॉलोइंग कॉस्ट कर्व आर यू शेप, कौन से कॉस्ट कर्व यू शेप होते हैं, ABC, AC, AFC या मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट तो हमें एक्सक्लूड, हमें सभी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए। तो यहाँ आंसर इज AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या करती है, डिक्लाइंस करती कंटिन्यूसली एज आउटपुट राइजेस एंड इट इज नॉट यू शेप। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसको छोड़ के, है ना, तो हमारा ABC यू शेप होता है, AC यू शेप होता है, MC यू शेप होता है, बट AFC हमारा यू शेप नहीं होता है। नेक्स्ट इज 109, इसमें पूछा गया विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसिडेस्टिसिटी। तो इकोनोमेट्रिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हेटेरोसिडेस्टिसिटी, और ये मोस्टली बहुत से नेट एग्जामिनेशन में 12 के तो हम बात कर ही रहे हैं, 14 में, 16 में, 21 में, बहुत से सालों में इस क्वेश्चन को रिपीटेटिवली पूछा गया है। तो किस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टू डिटेक्ट हेटेरोसिडेस्टिसिटी, टर्विन वाटसन, चाउ, काई स्क्वायर और स्पेलमैन। आंसर इज काई स्क्वायर टेस्ट। तो हेटेरोसिडेस्टिसिटी टेस्ट को व्हाइट और ब्रूशन पैगन द्वारा यूज किया गया था, डिस्ट्रीब्यूटेड काई स्क्वायर के द्वारा टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो आंसर इज काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर हेटेरोसिडेस्टिसिटी। Next question is 110. If at the best level of output P is smaller than AC but higher than ABC, then firm क्या करेगी भाई, शट डाउन कर देगी, ब्रेक इवन लगा देगी, या ब्रेक इवन आ जाएगा, मिनिमाइज टोटल लॉस होगा या टोटल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। किस कंडीशन में, जब P प्राइस जो है P स्मॉलर है AC से बट हायर है AB से, एवरेज कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो आंसर इज मिनिमाइज द टोटल लॉसेस। क्या कर पाएंगी, प्राइस कम है एवरेज कॉस्ट से बट ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो फर्म क्या प्रयास करेगी, कवर करने के लिए
वेरिएबल कॉस्ट को एंड पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जिससे मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। यहाँ पे हम शटडाउन नहीं लगा पाएंगे, हम अपने लॉसेस को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे या फिर हम उसको कवर अप करने का प्रयास करती है फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्या कोरिलेशन होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या नन ऑफ दिस होगा? तो इनकम एंड डिमांड में कैसा होगा भाई? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। फॉर ए नॉर्मल गुड्स, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस इवन द पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे किसी व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 थी तो वो फूड पे एक्सपेंसेस करता था ओनली 5,000, पर अगर वही तनख्वाह उसकी बढ़ के या सैलरी उसकी बढ़ के 15,000 होती है तो वो फूड पे मे बी 5.5 खर्च करने लगे। तो इस तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, इफ ई बीटा इक्वल्स टू, जहां पे बीटा है, द एस्टिमेटर इज क्या होगा? बायस्ड होगा, अनबायस्ड होगा, कांस्टेंट होगा, इफिशिएंट होगा? तो ये भी इकोनोमेट्रिक्स का हमारा क्वेश्चन है, जिसमें जो बीटा की वैल्यू है या बीटा कैसे होगा, तो वो क्या होगा भाई? बायस्ड होगा। जो एरर टर्म है हमारा वो क्या होगा? अनबायस्डनेस होगी। मीन्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर इक्वल्स द ट्रू पैरामीटर। क्या होगा भाई? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर क्या होगी? इक्वल टू ट्रू पैरामीटर। जो हम पैरामीटर लेके चल रहे हैं उसके इक्वल वैल्यू हमें देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोटिव ऑफ लिक्विडिटी? है ना, या किन्जियन मोटिव के रूप में भी हमें जानते हैं। ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेशन, सेविंग और प्रिकॉशनरी। तो क्या मोटिव नहीं होता है लिक्विडिटी का? तो आंसर इज सेविंग। बाकी तीन जो है हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, स्पेकुलेटिव होता है, प्रिकॉशनरी। तो किन्स ने तीन मोटिव बताए थे होल्डिंग ऑफ मनी या लिक्विडिटी को, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। ठीक। नेक्स्ट इज which one of these is not a cause of demand pull inflation? Which one of these is not the cause of demand pull inflation? पिछले पार्ट में हमने कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुश, इन सबको कवर अप किया है, बट अब हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, कि क्या कॉज नहीं करता है, नॉट ए कॉज ऑफ डिमांड पुल। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड हॉर्डिंग। तो दैट इज आंसर इज हॉर्डिंग। क्या है भाई हॉर्डिंग? हॉर्डिंग रिड्यूसेस द सप्लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिससे हॉर्डिंग से क्या होगा? सप्लाई रिड्यूस कर देंगे और जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज होगी फ्रॉम एक्सेसिव एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, किसी भी चीज की सप्लाई को कट ऑफ करने से कैसी सिचुएशन पैदा होगी भाई? डिमांड बढ़ती जाएगी, मींस डिमांड फुल इन्फ्लेशन होगी और एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, which one of the following is not a method of deriving the demand curve? डिमांड कर्व को डिराइव करने का मेथड नहीं है। क्या है भाई? इंडिफरेंस कर्व, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और वीक ऑर्डरिंग। तो कौन सा मेथड नहीं है? तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। डिमांड कर्व डेरिवेशन यूजेस ए वीक ऑर्डरिंग और इंडिफरेंस कर्व एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग इज यूज्ड। डिमांड कर्व को बनाने के लिए इंडिफरेंस कर्व का यूज होता है या स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का यूज नहीं होता है, वीक ऑर्डरिंग हम उसमें करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। नेक्स्ट वन इज 116, if the solution does not satisfy all given constant, the linear programming problem is। क्या होगी भाई लीनियर प्रोग्रामिंग? जब वो सभी कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। क्या सब ऑप्टिमल होगी, इनफिजिबल होगी, अनबाउंडेड होगी और डीजेनरेसी होगी? तो आंसर इज इनफिजिबल, मीन्स वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, फिजिबल नहीं है। तो इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज इनफिजिबल when no solution satisfy all the
कांस्टेंट साइमल्टेनियसली, जो कि पूछा गया था। तो आंसर इज इनफिजिबल। नेक्स्ट, डी वैल्यू ऑफ डर्बिन वाटसन टेस्ट। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, डर्बिन वाटसन टेस्ट के बारे में हमने बात की थी। तो ये भी इकोनोमेट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एनालिसिस है, जिसमें डर्बिन वाटसन टेस्ट या डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स के रूप में हम जानते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, यह पूछा गया है। 0 to 1, 1 to 4, 0 to 4, 2 to 4, 0 to 4 और 0 to 10। तो आंसर इज 0 to 4। तो डर्बिन वाटसन स्टैटिक की रेंज होती है 0 to 4 और 2 मीन्स नो ऑटो कोरिलेशन। यह हमें ऑटो कोरिलेशन के बारे में बताता है। तो 2 की वैल्यू क्या होती है, नो ऑटो कोरिलेशन बताती है, 0 नेगेटिव कोरिलेशन बताती है एंड 4 वो पॉजिटिव कोरिलेशन की ओर बताती है। नेक्स्ट इज 118, LAC कर्व इज अ टेंजेंट टू SAC। कब होता है भाई, at a lowest point of LAC, at a highest point of LAC, at a lowest point of SAC or middle point of SAC। तो आंसर इज at the lowest point of SAC। तो LAC and SAC। तो LAC is an envelope of SAC and tangentially occurs at the SAC minimum point। ठीक है, तो LAC एंड SAC का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है और HAC का, तो लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट इज MVP of resources in linear programming is called। MVP ऑफ रिसोर्सेज इन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है, बॉर्डर प्राइस, शैडो प्राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट। तो आंसर इज शैडो प्राइसिंग। ठीक है, इन डेफिनेशन, इन linear programming duality, the shadow price is the value of an additional unit of resources, और additional unit क्या होगी, marginal value of product होगी। तो that is shadow price। जब भी हमको marginal value of product के बारे में पूछा जाता है, answer is almost a shadow price। Next is question 120, in equation y b0 b1x plus e, that value में एरर टर्म E टेक्स। क्या एरर टर्म E क्या बताता है, ऑप्शन 1 1, 0, 10 और इनफाइनाइट। तो आंसर इज 0। तो एरर टर्म E may be 0 for some observation and it is expectational is capital E is equal to always 0। अधिकतम जो एरर टर्म है उसको हम 0 लेते हैं और एडजस्टेड वैल्यू की तरह हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज deflating various value requires the use of, deflating various value requires the use of correlation, index number, depression और mean। किस तरह से हम डिफ्लेट करते हैं वैल्यू को, तो आंसर इज इंडेक्स नंबर। प्राइस और इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल टू रियल वैल्यूज। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर के थ्रू इसमें हम बेस ईयर को यूज करते हुए हम उसको वर्तमान परिस्थिति को जांचने की या डिफ्लेट करने की प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the mean of 4 sample is 24 and 4 is added to sum, what is the new mean। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, वो कैसे होगा सर। तो ओल्ड सम क्या था भाई हमारा 96, क्योंकि अगर 4 सैंपल का 24 बराबर 4 सैंपल का एवरेज आ रहा था, तो क्वेश्चन तो हमारा क्या आ गया भाई 96 आ गया इस फॉर्मूला के द्वारा। और इसमें हम 4 जोड़ दें मीन्स 100 वैल्यू हो जाएगी। तो नया मीन क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 25। तो आंसर इज 25। नेक्स्ट इज Farah-Gobler test is used to detect the problem of, then once again econometrics। ठीक है, Farah-Gobler टेस्ट किसके लिए यूज होता है, तो भाई क्या ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनिटी या हेटेरोसिडास्टिसिटी। तो हमने देखा था मल्टी कोलिनिटी इसका आंसर है। हेटेरोसिडास्टिसिटी के लिए हमने क्या देखा था भाई, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, ये देखा था।
तो Farah-Gobler test defines near linear dependency among the regression। तो मल्टीकोलिनिटी चेक करने के लिए Farah-Gobler टेस्ट, वैसे ही ऑटो कोरिलेशन करने के लिए डेल्विन-वाटसन टेस्ट, एंड मल्टीकोलिनिटी चेक करने के लिए हमारा हो गया Farah-Gobler टेस्ट, एंड हेटेरोजीनिटी के लिए काई स्क्वायर टेस्ट या काई टेस्ट। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या है भाई प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, डॉक्टर्स सर्विस, एसेसरीज ऑफ कार और डंपिंग। कहाँ पे प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है? ठीक है, तो आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे रीजनल टैरिफ इन यूटिलिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मीन्स अलग अलग स्टेट्स में, लाइक दिल्ली में अलग इलेक्ट्रिसिटी रेट होंगे, महाराष्ट्र में, है ना, और अलग पार्ट ऑफ स्टेट्स में, सीजी में, सब जगह अलग अलग होंगे। तो हमें प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड इन द Farah-Gobler टेस्ट फॉर मल्टीकोलिनिटी, है ना। अभी हमने Farah-Gobler टेस्ट को देखा था कि मल्टीकोलिनिटी के लिए यूज करते हैं, बट इन द Farah-Gobler टेस्ट किस टाइप का टेस्ट यूज नहीं होता है? एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और जेड स्क्वायर टेस्ट, है ना। तो आंसर इज जेड स्क्वायर टेस्ट। Farah-Gobler टेस्ट मेनली यूज द टी टेस्ट, एफ टेस्ट, बट नॉट स्क्वायर टेस्ट इंस्टेंटली अप्लाई। ठीक है, तो अधिकतम Farah-Gobler टेस्ट टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट यूज करते हैं। Next is, if the total utility in linear is linear and positive slope, marginal utility curve will be। कैसा होगा marginal utility curve? Linear negative, linear positive, linear parallel to y axis, linear parallel to x axis। तो आंसर इज linear and positive होगा, जैसे इन्होंने बोला total utility is linear and positive slope। तो आंसर हमारा है linear and positively sloped। क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगी, एंड हमको स्लोप पॉजिटिव ही देखने मिलेगा। नेक्स्ट इज विच डज नॉट कॉज द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। क्या सिचुएशन होगी जिस तो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इंक्रीज नहीं होगी? इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, फैक्टर प्राइस एंड मटेरियल कॉस्ट। तो किस वजह से सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी? तो इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस। तो प्राइस का डायरेक्ट क्या होता है भाई? डायरेक्ट इफेक्ट होता है या इनवर्स इफेक्ट होता है डिमांड पे। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज एनालिसिस यूज्ड टू टेस्ट प्रोजेक्ट अप्राइजल एस्टिमेट अंडर द चेंजिंग कॉस्ट और यील्ड। क्या होगा भाई? कौन सा टेस्ट यूज होगा? बेनिफिट कॉस्ट, IRR, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड NPV, NPW। तो आंसर इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये टेस्ट जो है रिजल्ट करता है चेंज व्हेन द की पैरामीटर्स वेरीज। ठीक है, तो एनालिसिस टू टेस्ट द प्रोजेक्ट अप्राइजल एस्टिमेट अंडर द चेंजिंग कॉस्ट एंड यील्ड हमको सेंसिटिविटी एनालिसिस के द्वारा ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर D is equal to 8 minus P and S is equal to 2P minus 4। तो ऑप्शन हमको कैलकुलेट करना है, क्या होगा आंसर इसका? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी? तो एट इक्विलिब्रियम हमें क्या निकालना है भाई? 8 माइनस पी बराबर 2p माइनस 4। तो आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 में से हमारा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा p इक्वल्स टू 4 रुपीज। 4 इज ए इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट इज substitution effect of a price fall in a Higgs method is a movement। क्या होगा भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? जब प्राइस गिर जाएंगे और हम हिग्स मेथड से इस मूवमेंट को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अप इन इंडिफरेंस कर, डाउन इन ए गिवन इंडिफरेंस कर,
हायर और लोअर इंडिफरेंस कर्व एंड फ्रॉम लोअर टू हायर जाएगा इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो क्या होगा, डाउन गिवन इन इंडिफरेंस कर्व। तो आंसर हमारा बी है, क्योंकि हिग्स मेथड जो है वो मेजर करती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट along with the same indifference curve। तो हमें क्या मिलेगा भाई, इंडिफरेंस कर्व डाउन, इस तरफ हमें इंडिफरेंस कर्व जाता हुआ दिखेगा जब प्राइसेस घटेंगे। नेक्स्ट इज क्निक डिमांड कर्व इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ मार्केट। क्निक डिमांड कर्व हमको किस तरह के मार्केट में मिलता है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ड्यूओपोली एंड मोनोप्सोनी। तो क्निक डिमांड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम मार्केट्स पढ़ते हैं या टाइप्स ऑफ मार्केट। तो आंसर इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या रहती है भाई, फीचर क्या है, प्राइस रिजिडिटी लिया हुआ होता है एंड ड्यू टू क्निक डिमांड कर्व ये कई बार एक्सेप्शनल सिचुएशन कॉज होती है, तो हमको क्निक डिमांड कर्व ऑब्जर्व होता है ओलिगोपोली टाइप ऑफ मार्केट में। नेक्स्ट इज इफ 3% change in price given 15% change in demand, elasticity is, ठीक है। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड चेंज इन प्राइस। 15 डिवाइडेड बाय या परसेंटेज चेंज, आंसर इज 5, हाईली इलास्टिक, ओके, बिकॉज इट इज मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ गिवन गुड ए फॉल इन प्राइस लीड्स टू, ठीक है। तो गिवन के गुड को क्या हम बोलते हैं भाई, इंफीरियर गुड। क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड। अगर गिवन गुड के प्राइस गिरेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगी डिमांड, स्टेबलाइज होगी, डिक्रीज होगी या नन होगी। तो आंसर इज डिक्रीज इन डिमांड। क्यों, क्योंकि ये इंफीरियर गुड है, इस पे इनकम इफेक्ट वर्क नहीं करता है, आउटवेट करता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नहीं होता है, जिस वजह से रिड्यूस होता है। लाइक ब्रेड अगर है जो ऑलरेडी चीपर है और उसके प्राइसेस अगर और गिरते हैं, तो कंज्यूमर के माइंड में क्या आता है कि भाई इसकी क्वालिटी क्या होगी, और खराब हो गई होगी, तो इसलिए उसकी डिमांड भी फॉल कर जाती है। तो इन केस ऑफ गिवन गुड डिक्रीज इन डिमांड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कंपोनेंट इन टाइम सीरीज। कितने कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज में, 2, 3, 4 एंड 5। तो आंसर इज 4। क्या कंपोनेंट होते हैं, ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल, साइक्लिकल एंड इनरेगुलर, ठीक है। ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इनरेगुलर। तो 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हमको देखने मिलते हैं टाइम सीरीज या टाइम सीरीज डाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट रिफर्स टू, है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इकोनोमेट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इकोनोमेट्रिक्स पार्ट से बहुत से क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस तरह है भाई, टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट रिफर्स टू सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड, इनरेगुलर या सीजनल। ऑसिलेटरी का मीन्स क्या होता है, इस तरह से करता है। साइक्लिकल जो है उसमें हमको ऑसिलेटरी, साइक्लिकल वेरिएशन में ऑसिलेटरी मूवमेंट मिलती है, और आर मीडियम एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूवमेंट अगर हमें देखने मिले, ऑसिलेटरी मूवमेंट हमें देखने मिलती है, वो होती है हमें साइक्लिकल वेरिएशन। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट सीजनल वेरिएशन। पिछला हमने साइक्लिकल देखा, अब सीजनल। तो सीजनल वेरिएशन को पता करने की बेस्ट मेथड कौन सी है, सिंपल एवरेज, रेशियो टू मूविंग एवरेज, रेशियो टू ट्रेंड, और कोई नहीं। तो आंसर इज रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो मास्टर्स में जब करेंगे हम, पीएचडी में करेंगे रिसर्च वर्क में, तो हमें मूविंग एवरेज मेथड का बहुत इस्तेमाल करना होता है। तो इट इज, क्यों करते हैं, इट रिमूव्स द ट्रेंड एंड साइकिल टू आइसोलेट द सीजनल इंडाइसेस। तो उसको करने के लिए हम रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड को यूज करते हैं।
नेक्स्ट वन इज इफ प्राइस इंक्रीजेस टू 20 to 100 पर एनम इट इज कॉल्ड, कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन है, ठीक है, क्रीपिंग, रनिंग या गैलोपिंग या स्टैगफ्लेशन। तो आंसर इज गैलोपिंग। जब बहुत फास्टर रेट से इन्फ्लेशन ग्रो करती है 20 से भी अधिक, 20 to 100 एनुअली, इज टर्म्ड एज गैलोपिंग। और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हमने बहुत सी पढ़ी होगी, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एक्सेट्रा, है। जैसे रनिंग को ही हम गैलोपिंग कहते हैं जब बहुत फास्टर रेट से इन्फ्लेशन प्रतिवर्ष बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppress correlation means no relationship between variables, perfect positive, perfect negative, or limited correlation. So there is no correlation between variation is called suppress correlation. क्या होता है भाई इसमें? हाई correlation without causal relation due to coincidental और थर्ड फैक्टर, ठीक है। तो कोरिलेशन क्यों आता है इनमें? विदाउट कॉजिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना, एंड ड्यू टू कोइंसिडेंटल और थर्ड फैक्टर के कारण हमको कोरिलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या नहीं है, जिसमें एस्टिमेट आर बायस्ड, वेरिएंस इज लार्ज, वेरिएंस ऑफ यू underestimated, and predictors inefficient. So answer is estimates are biased. So OLS method, ordinary least square method में estimates क्या होते हैं? remain unbiased होते हैं under the auto correlation but are inefficient। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऑटो कोरिलेशन के केस में ये देखा था। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड में रिमेन अनबायस्ड होते हैं, बट ऑटो कोरिलेशन के केस में ये इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो इट आंसर इज हमारा कि ऑटो कोरिलेशन का कॉन्सिक्वेंसेस कभी बायसनेस नहीं करता है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो स्टैट का है आंसर 0 to 1, 0 to इनफाइनाइट, -1 to +1 और इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। क्या है आंसर भाई? -1 to +1। देखिए नेट एग्जाम में बहुत बार कैपिटल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, इनको सीधा पूछा जाता है इनकी वैल्यू क्या है। तो इन सब की वैल्यू हमें पता होना चाहिए और यूज केस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये पार्शियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है भाई? -1 to +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन इज मोस्टली encouraged in। क्या होगा भाई? प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन मोस्टली encouraged in कॉस्ट डाटा, रैंडम डाटा कलेक्शन, टाइम सीरीज डाटा एंड क्रॉस सेक्शन डाटा। तो टाइम सीरीज डाटा में हमको ऑटो कोरिलेशन का अधिकतम प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो ऑटो कोरिलेशन अराइजेस व्हेन द रेसिडुअल्स आर कोरिलेटेड अक्रॉस अ टाइम। तो ऑटो कोरिलेशन हमें देखने मिलता है ऑलमोस्ट किसमें? टाइम सीरीज डाटा। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल डाटा में किस टाइप का प्रॉब्लम हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट इज Laspeyres index is given by a summation of P1 Q0 divided by P0 Q0। The index number is, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर को पता करने के लिए ऐसे बहुत से मेथड है, जैसे लेस्पेरी मेथड है, इसके अलावा ऑलमोस्ट 5 मेथड्स हैं जो इंडेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए की जाती है, जिसको यहाँ दिया है। लेस्पेरी इंडेक्स, पेशे इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स एंड बाउज इंडेक्स। इसके अलावा भी एक दो इंडेक्सिंग मेथड है जो हमें यूज में आती है, पता होना चाहिए, और ये बेसिक स्टैट के क्वेश्चन है। आंसर इज लेस्पेरीज इंडेक्स एज गिवन बाय नेम। तो यूज क्यों होता है भाई? बेस पीरियड क्वांटिटीज एज ए वेट
ज्ञात करने के लिए इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्राइस इंडेक्स इज 110, द इन्फ्लेशन रेट इज, क्या होगी भाई इन्फ्लेशन रेट, कितने परसेंट, 0%, 10%, 5% एंड 15%। तो बेस इंडेक्स के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आंसर इज 10%। क्या है भाई इन्फ्लेशन का फॉर्मूला, टोटल क्या होगा भाई, जो हमको इन्फ्लेशन की प्राइस इंडेक्स दी है, -100 डिवाइडेड बाई 100, तो 100, तो 10/100 इज 10%। ठीक है, इन्फ्लेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनलेस्टिक सप्लाई कर्व कैसा होता है, इनलेस्टिक सप्लाई कर्व, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस, वर्टिकल टू वाई एक्सेस, हाइपरबोला और नन। तो हमें डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के टाइप्स जितने हैं सभी की फॉर्मूलाज और साथ ही साथ उसकी ग्राफिकल फॉर्म कर्व को बहुत अच्छे से एग्जाम के पहले कवर करना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्टिकल टू, क्या है भाई, आंसर इज वर्टिकल टू वाई एक्सेस। क्यों होता है भाई, परफेक्टली इनलेस्टिक सप्लाई क्या होती है, हमेशा वर्टिकल होती है, क्योंकि क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। नेक्स्ट इज, if the APC equal to 50, average propensity to consume is 50 and marginal propensity to consume is 0.8, what is the consumption at a income of 1000। वही फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन इज इक्वल टू एरर प्लस सी प्लस वाई। तो हमको यहाँ पे दे दिया गया है सी, एपीसी क्या है 50, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्लस क्या बोला गया है, एमपीसी क्या है 0.8 और इनकम क्या है 1000। तो आंसर इज 50 इंटू 80 इज इक्वल टू 850। ठीक है, 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 850। यहाँ पे करेक्शन ऑप्शन हमारा 850 है। नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल शोज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड, डिमांड शेड्यूल किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकम एंड कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आंसर इज प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड quantity demanded. Demand schedule, the list of quantity demanded and various prices. ठीक है, y, x and y. Next question is, more pertinent obstacle to economic development। क्या है भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में मेन स्ट्रगल्स क्या हैं, ऑब्स्टकल्स क्या हैं, लो कैपिटल फॉर्मेशन, सोशियो कल्चरल ऑब्स्टकल्स, मार्केट imperfection एंड लैक ऑफ इनोवेशन। तो आंसर इज लो कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो ऑलवेज देखा जाता है इनकम टैक्स भी जो हम लगाते हैं वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है, मीन्स जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्स भी ज़्यादा और जिनकी इनकम लो है उन पे टैक्स भी लो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन, जिनके पास पैसा है वो बड़ी तेजी से और इनकम जनरेट करते हैं और जिनके पास नहीं है वो धीरे 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 अपनी इनकम को बढ़ा पाते हैं। तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन हमेशा लिमिट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को या प्रोडक्टिव ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, न्यूटन ने, डेंटजिंग ने, डाल्टन ने, पियागाओ ने। तो आंसर इज डेंटजिंग। ठीक है, तो डेंटजिंग ने सिंप्लेक्स एल्गोरिथम मेथड को, जॉर्ज डेंटजिंग ने डेवलप किया था इस सिंप्लेक्स मेथड को 1947 में। नेक्स्ट इज, फॉर लार्ज सैंपल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर पैरामीटर इज डन बाय, किसके द्वारा था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, व्हेन सैंपल इज लार्ज, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट। तो आंसर इज टी टेस्ट, ऑलमोस्ट जेड टेस्ट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि लार्ज सैंपल टेस्ट जो यूज करता है इसे जेड भी हम बोलते हैं। यहाँ पे टी अप्रोक्स होता है इक्वल टू जेड एज ए एन इंक्रीजेस। ठीक है, तो टी टेस्ट है
एंड z टेस्ट को व्हेन लार्ज नंबर ऑफ n यूज होते हैं तो हम यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 150, इफ द शॉर्टेज ऑफ डिमांड इज फियर्ड क्वांटिटी डिमांडेड एट ए हाई प्राइस विल बी। शॉर्टेज की सिचुएशन आएगी या ऐसी स्थिति बन रही होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड एट हायर प्राइस क्या होगी, है ना? लेस होगी, सेम होगी, मोर होगी, नन होगी। तो आंसर इज मोर। लाइक परफेक्ट एग्जांपल इज कोविड, जहाँ पे हमें लॉकडाउन की घोषणा होते सुनाई दी थी तो लोग क्या करने लगे, एक्यूमुलेट करने लगे कि भाई कुछ दिनों में अगर लॉकडाउन हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, जिससे डिमांड तो बढ़ी हुई थी पर ड्यू टू द फियर हाई प्राइस पे भी लोग स्टोर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो फ्यूचर शॉर्टेज एक्सपेक्टेशन से रेज हो जाती है करंट डिमांड इवन द प्राइस इज हाई। ठीक है, तो ये तो जो हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 में नेट 2012 के MBQs किए हैं उसके रिलेशन में है। इफ एनी डाउट एनी एरर प्लीज कमेंट ऑन बिलो, और आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू फॉलो सब्सक्राइब Agrinomics 360 on Facebook, Insta, YouTube and WhatsApp like platform. Thank you so much for watching.